Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Grade 11 students, this video is on your assessment. Previous video में हमने grade 10 से बात की थी. अब इस वीडियो में इंशाल्लाह grade 11 वालों से बात कर लेते हैं. उनके assessment की डिटेल्स उनके साथ शेयर कर लेते हैं. अच्छा, कुछ क्वेरीज आई थी मेरे पास grade 11 की भी, तो उनको भी एड्रेस कर देता हूँ इस वीडियो में. इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी. बाकी है कि तुम लोग को जो क्वेश्चंस हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह वहाँ जवाब दे दूंगा. वरना मेरा इरादा है क्वेश्चन आंसर सेशन का, तो उसको अटेंड कर लेना, उसमें जो क्वेरीज हैं वो पूछ लेना. ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. ग्रेड 11 का असेसमेंट भी 30 मार्क्स का है. ठीक है, और 50 मिनट्स मिलेंगे ग्रेड 11 को उस असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए. इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है. यू विल नॉट बी अलाउड टू यूज अ कैलकुलेटर, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो हमने असेसमेंट में रखे हैं ये P1 के टॉपिक्स हैं. तो आप जो है वो कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे. ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर यूज करोगे तो आपकी टीचर को आइडिया हो जाएगा और फिर जो है वो आपका क्वेश्चन कैंसिल कर देगी. तो बेहतर है कि आप कैलकुलेटर यूज ना करो, प्रॉपर पूरी वर्किंग करके दिखाओ. ठीक है, और चूंकि इस टॉपिक में ज्योमेट्री भी है, तो इसका मतलब है कि यू हैव टू ब्रिंग द स्टेशनरी, प्रॉपर स्टेशनरी, पूरा ज्योमेट्री बॉक्स तुम्हें लेके आना पड़ेगा. क्योंकि आपको पता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में आपको ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स वगैरह ड्रॉ करने हैं, तो वो प्रॉपर जो है वो स्टेशनरी के साथ ही ड्रॉ होंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो दो काम करना, एक तो ये कि कैलकुलेटर ना लाना. ठीक है, कैलकुलेटर को यूज ना करना असेसमेंट में, और दूसरा ये कि ज्योमेट्री बॉक्स अपने साथ रख लेना. टॉपिक्स की बात कर लेते हैं. आपके पास पहला टॉपिक जो है वो नंबर्स है. ठीक है, अच्छा, अब ये जो नंबर्स का टॉपिक है ना, ये तुम इसके बारे में मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. ये तुम पास पेपर से प्रैक्टिस कर लो. पास पेपर में आप देखते हो टॉपिकल पास पेपर जो होते हैं रेडफोर्ड के, उसमें पहला टॉपिक नंबर्स का ही है. अब इसमें जो है ना वो फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस की एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है. इसके बाद परसेंटेजेस को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को डेसिमल में करना, रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, आपके पास एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया. तो ये सारे टॉपिक्स जो है ना आपके पास, ये सारे के सारे नंबर्स के टॉपिक्स में आते हैं. इंडाइसिस, स्टैंडर्ड फॉर्म और सर्च जो है ना, ये एक सेपरेट टॉपिक है. ठीक है ना, आपको ग्रेड 9 में जब पढ़ाया जाता है तो नंबर्स का टॉपिक अलग पढ़ाया जाता है, उसके बाद अलजेब्रा पढ़ाया जाता है, फिर इंडाइसिस पढ़ाया जाता है. तो इंडाइसिस, स्टैंडर्ड फॉर्म और सर्च का जो टॉपिक है ना, वो नंबर्स में इंक्लूडेड नहीं है. नंबर्स जो है वो बेसिक मैथ्स है बिल्कुल, जो आपकी ग्रेड 8 की मैथ्स होती है जिसमें बॉड मास वगैरह होता है, उस तरह की जो है ये मैथ्स है. सिग्निफिकेंट फिगर्स है, राउंडिंग ऑफ है, एस्टिमेशन है, और जो मैंने तुम्हें सारे टॉपिक्स बताया है, फ्रैक्शंस है, डेसिमल्स है, परसेंटेजेस है. ठीक है, एलसीएम है, एचसीएफ है. तो ये सारे टॉपिक्स जो है ना ये नंबर्स में आपको करने हैं अच्छी तरीके से. इसकी तैयारी कहाँ से करोगे? पास पेपर से कर लो. पास पेपर में नंबर्स के टॉपिक में टॉपिकल पास पेपर्स ले लो, बिल्कुल जो है वो रिसेंट वाले. उसमें जितने क्वेश्चंस हैं 50 60 जितने क्वेश्चंस हैं सारे के सारे सॉल्व कर लो. इसकी जो अच्छी प्रिपरेशन है जो वहां से हो जाएगी. बाकी है कि नंबर की वर्कशीट भी हमने आपको दी हुई है. ठीक है, और जो कि असाइनमेंट है आपका बेसिकली, जिसके 5 मार्क्स है, तो वो भी तुम्हें जो है वो सबमिट करनी है. तो उसको सॉल्व कर लो, तुम्हारी अच्छी तैयारी हो जाएगी. इसके बाद सर्कल प्रॉपर्टीज है. सर्कल प्रॉपर्टीज में आपके पास देखो दो चीजें हैं. हमने लिखा सर्कल प्रॉपर्टीज है, लेकिन बेसिकली ये एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स एंड पॉलीगॉन्स है. ठीक है ना, तो इसमें पॉलीगॉन्स की जो एंगल प्रॉपर्टीज है, जो 5 आपके फॉर्मूलाज हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड है. और प्लस ये कि जो सर्कल प्रॉपर्टीज हैं, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, एंगल प्रॉपर्टीज, वो सारी की सारी जो है वो इंक्लूडेड है. इसकी तैयारी भी तुम पास पेपर से करोगे अच्छी तरीके से, तो आपका वर्कशीट्स हैं, वर्कशीट्स कर लो. पहले प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो, उसके बाद जितने क्वेश्चंस करोगे उतना ही तुम्हारा जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. फिर प्रोबेबिलिटी आ जाता है. प्रोबेबिलिटी आपको पता है, प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा कुछ है नहीं. एक तो बेसिक प्रोबेबिलिटी है. ठीक है ना, आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए. प्रोबेबिलिटी के डिनोमिनेटर में क्या आता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी जाती है प्रोबेबिलिटी. फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स जो है वो हमने आपको ट्री डायग्राम से भी लिखना सिखाया है, और उसके बाद आपको जो है वो पॉसिबिलिटी डायग्राम से भी लिखना सिखाया है. तो वो दोनों क्वेश्चंस अच्छी तरीके से करना. अच्छा, पॉसिबिलिटी डायग्राम आपको सम की भी बनानी है, प्रोडक्ट की भी बनानी है. बनी हुई आएगी तो फिल करना होगा, और अगर नहीं बनी हुई आई तो आपको बनानी पड़ेगी. ठीक है, अच्छा, इसके बाद ट्री डायग्राम्स पे आ जाओ. ट्री डायग्राम का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्री डायग्राम में मे बी पॉसिबल के ट्री डायग्राम बना हुआ हो, आपको उसको फिल करना हो. और बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि क्वेश्चन, आपने देखा होगा हमने आपको जो वर्कशीट दी है जिसमें आपको ट्री डायग्राम खुद बनाना पड़े. देखो, ट्री डायग्राम के बगैर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसमें श्योरिटी नहीं होती. उसमें आपको समझ नहीं आता कि आप सारे जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको नहीं देख पाते. अगर आप ट्री डायग्राम बना लेते हो ना, तो सारी क्लियर पिक्चर आपके सामने हो जाती है, सारी ब्रांचेस आपके सामने आ जाती हैं. ब्रांचेस को लेबल लाजमी करना. ट्री डायग्राम को फिल करने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना कि विदाउट रिप्लेसमेंट है कि विद रिप्लेसमेंट है. एन वाले जो क्वेश्चंस हमने क्लास में ट्राई किए थे वो भी जरूर करना.
ठीक है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी में आपको करना है। प्रोबेबिलिटी में देखो दो दो ही चीजें हैं, एक पॉसिबिलिटी डायग्राम है और एक ट्री डायग्राम है। अब ट्री डायग्राम में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है ना। तो ये इनके क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। बाकी प्रोबेबिलिटी को आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आपको देना है, ठीक है। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें जो है वो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना, फ्रैक्शंस को ऐड करना, वो सब आना चाहिए। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में आपको पता है यू हैव टू ड्रॉ ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स, तो ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स की प्रैक्टिस कर लेना। जितने क्वेश्चंस हमने कॉपी में किए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस कर लो, वैल्यूज चेंज करके कर लो एक बार, ठीक है। क्योंकि पास पेपर में आपको पता है लोसाय है सारा, सारा का सारा लोसाय है, तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे उसमें कि सर लोसाय क्या है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या है। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए बेहतर है कि आपके टीचर ने आपको जो कॉपी में काम कराया, जिस तरह के क्वेश्चंस कराए, आप उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लो, उसकी वैल्यूज चेंज कर लो, एंगल्स चेंज कर लो, ठीक है ना। प्रोटेक्टर आपको यूज करना आना चाहिए ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में, प्रोटेक्टर का यूज, कंपास का यूज, ये थोड़ा सा जो है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी है। लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी में आपको पता है अपर बाउंड है, लोअर बाउंड है, ठीक है ना। लोअर बाउंड कैसे निकलता है, ओरिजिनल वैल्यू में से जब हम एरर को माइनस कर देते हैं तो लोअर बाउंड आ जाता है, ओरिजिनल वैल्यू में जब हम एरर को ऐड कर देते हैं तो अपर बाउंड आ जाता है। एरर कहाँ से आता है, एरर जो है वो क्वेश्चन में एक्यूरेसी गिवन होती है, उस एक्यूरेसी को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो एरर आ जाता है। हमेशा क्वेश्चन में आपको दो चीजें गिवन होंगी, एक ओरिजिनल वैल्यू और एक एक्यूरेसी, ठीक है ना। तो ओरिजिनल वैल्यू तो साफ साफ समझ में आ जाती है क्या है, एक्यूरेसी आपको रीड करनी पड़ती है। एक्यूरेसी के लिए कुछ आपके पास टर्म्स होती है, जैसे करेक्ट टू द नियरेस्ट, इस तरह की वर्डिंग्स होती है जिसके पास एक्यूरेसी लिखी होती है। अब करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर लिखा है तो इसका मतलब है एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर है। करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर लिखा है तो इसका मतलब है कि एक्यूरेसी 1 सेंटीमीटर है। करेक्ट टू द नियरेस्ट किलोमीटर लिखा है तो इसका मतलब है एक्यूरेसी 1 किलोमीटर है। करेक्ट टू द नियरेस्ट टेंथ लिखा है, मतलब TENTH वाला, तो इसका मतलब है कि 0.1 सेंटीमीटर है। तो ये सारी चीजें अच्छी तरीके से कर लेना। प्लस ये कि फिर लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी में फार्मूलाज वाली चीज थी, अगर मल्टीप्लाई में, अगर सारी चीजें फॉर्मूले में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसका मतलब है आप सेम एरो देते हो, अगर सारी चीजें फॉर्मूले में ऐड हो रही हैं तो आप सेम एरो देते हो। अगर अगर दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो पहली वाली को आप सेम एरो देते हो, माइनस साइन के बाद वाली जो टर्म होती है उसको डिफरेंट एरो देते हो, ठीक है ना। और फिर डिवाइड में भी यही होता है, जो न्यूमरेटर होता है उसको सेम एरो देते हो और जो डिनोमिनेटर होता है उसको डिफरेंट एरो देते हो। तो ये जो हमने चीजें क्लास में डिस्कस की थी, एरोस कैसे लगते हैं, तो ये चीजें थोड़ी सी जो है वो रिवाइज कर लेना। बाकी ये है कि टॉपिक्स बहुत आसान है, ठीक है, बगैर कैलकुलेटर का है। तो इस बार तुम लोग के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम लोग अच्छा स्कोर कर लो असेसमेंट में। हमने P1 वाले टॉपिक्स दिए हैं सारे, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, यही था मेरे पास इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए। बाकी है कि तुम लोग के क्वेश्चंस जो है वो मोस्ट वेलकम, ठीक है। क्वेश्चंस पूछोगे तो फिर ये है कि बाकी बच्चों का भी फायदा होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर क्वेश्चंस पूछ लोगे ना तो सबका जो है ना वो फायदा हो जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहो, वर्कशीट सॉल्व करते रहो, असाइनमेंट सबमिट कर देना याद से, बिकॉज दैट असाइनमेंट हैज 5 मार्क्स। तो इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन आंसर सेशन में मिलते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।